ब्रेस्ट कैंसर क्या है? ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट कोशिकाओं की अनकंट्रोल ग्रोथ होती है। आमतौर पर ब्रेस्ट कैंसर मिल्क वेसल्स की भीतरी परत से या फिर दूध उत्पादन ग्रंथियों से शुरू होता है। ये दूध उत्पादन करने वाली ग्रंथियां, जिनको कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स कहते हैं, दूध को दूध वाहिकाओं में पहुंचाती है। कैंसर ट्यूमर इन्हीं कोशिकाओं में बनता है। एक एक्सरे से ट्यूमर का पता लगाया जा सकता है। इस ट्यूमर को आप अपने ब्रेस्ट में एक गांठ के रूप में महसूस कर सकते हैं, लेकिन ब्रेस्ट में पाई जाने वाली सभी गांठें कैंसर नहीं होती। हालांकि आमतौर पर ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में पाया जाता है, लेकिन पुरुष भी ब्रेस्ट कैंसर से प्रभावित हो सकते हैं। महिलाओं में होने वाले कैंसरों में 16% कैंसर ब्रेस्ट कैंसर होते हैं और सभी कैंसर से होने वाली मौतों में 18.2% मौतें ब्रेस्ट कैंसर से ही होती हैं। ब्रेस्ट कैंसर मैलिग्नेंट होते हैं। असल में मैलिग्नेंट का मतलब घातक होता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है, और बिनाइन का मतलब सौम्य, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर का आम कारण डीएनए में परिवर्तन होता है। कुछ डीएनए परिवर्तन आनुवंशिक होते हैं और वंशानुगत चलते हैं और कई तरह के कैंसरों के मूल कारण भी बनते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित जो डीएनए परिवर्तन होता है, उस पर आनुवंशिक परिवर्तन का प्रभाव कम होता है और महिलाओं के जीवन शैली में हो रहे बदलाव का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ब्रेस्ट की संरचना के बारे में बात करते हैं। एक मैच्योर ब्रेस्ट में हजारों कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, दूध उत्पादन ग्रंथियां और बहुत सारा फैट होता है। दूध उत्पादन करने वाली ग्रंथियां दूध नलिकाओं से जुड़ी होती हैं। ये नलिकाएं दूध लॉब्यूल्स से दूध को निपल की ओर ले जाती हैं और निपल के माध्यम से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। अब बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण के। तो पहला है, ब्रेस्ट कैंसर का पहला लक्षण ब्रेस्ट में गांठ का पाया जाना होता है। आप अपने ब्रेस्ट में गांठ महसूस कर सकते हैं। हालांकि सभी गांठें कैंसर नहीं होती, जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन आप उनकी जांच डॉक्टर से करवा सकते हैं। दूसरा है आपकी बगल में गांठ या सूजन का होना। तीसरा है ब्रेस्ट में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से सूजन का होना। चौथा है आप बगल या ब्रेस्ट में दर्द महसूस कर सकते हैं और इस दर्द का आपकी माहवारी या पीरियड से कोई संबंध नहीं होता। पांचवा है निपल से पानी का बहाव होना और कभी कभी निपल से खून का बहाव भी हो सकता है। छठा है ब्रेस्ट की त्वचा का लाल होना। सातवां है निपल का अंदर की ओर धंसा होना, जिसे इन्वर्टेड निपल भी कहते हैं। आठवां होता है निपल्स या उसके आसपास लाल चकत्ता या रैश होना। नवा है आप ब्रेस्ट के आकार में परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। 10वां है निपल या ब्रेस्ट त्वचा की परत का उतरना। और अब बात करें कि ब्रेस्ट कैंसर कैसे फैलता है। हमारे शरीर में एक लिम्फ सिस्टम होता है जो कि ब्रेस्ट कैंसर के फैलने का कारण बन सकता है। लिम्फ सिस्टम लिम्फ तरल पदार्थ, लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल से मिलकर बना होता है। लिम्फ सिस्टम पूरे शरीर में फैला होता है। लिम्फ नोड्स मूल रूप से तो प्रतिरक्षा या इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं का संग्रह होता है। ये आकार में छोटे और इनका रूप बीन्स की तरह होता है। लिम्फ नोड्स लिम्फ वेसल से जुड़े होते हैं। लिम्फ वेसल्स छोटे नसों के समान होती हैं। अंतर केवल यह होता है कि लिम्फ वेसल्स खून ले जाने की बजाय एक साफ तरल पदार्थ को ब्रेस्ट से दूर ले जाता है। इस साफ तरल पदार्थ को लिम्फ फ्लूइड कहते हैं। इस लिम्फ में ही टिश्यू फ्लूइड, वेस्ट प्रोडक्ट्स और इम्यून सिस्टम होता है। ब्रेस्ट कैंसर की कोशिकाएं लिम्फ वेसल्स में घुस सकती हैं और लिम्फ नोड्स में डेवलप हो सकती हैं। अगर कैंसर कोशिकाएं लिम्फ नोड्स में फैल जाती हैं तो इस कैंसर सेल्स का शरीर के दूसरे भागों में फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कैंसर कोशिकाओं ने ब्रेस्ट में ज़्यादा लिम्फ नोड्स को अफेक्ट कर दिया है तो कैंसर सेल्स का शरीर के अन्य अंगों में फैलने की संभावना अधिक हो जाती है, जैसे कि हाथ के नीचे की लिम्फ वेसल्स, ब्रेस्ट बोन की लिम्फ वेसल्स और कॉलर बोन के पास की लिम्फ वेसल्स। अब बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के कारण और निदान की, मतलब डायग्नोस। तो पहले बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के कारण। ब्रेस्ट कैंसर किन कारणों से होता है ये तो बहुत यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का विकास प्रभावित होता है। तो ये है पहला कारक, जो कि है अधिक उम्र। कम उम्र औरतों की तुलना में ज़्यादा उम्र की औरतों को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के मामले में 80% मामले ऐसे पाए गए जिनमें महिलाओं की उम्र 50 वर्षों से अधिक थी। दूसरा है आनुवंशिकी, मतलब जेनेटिक्स। जिन महिलाओं के परिवार में या करीबी रिश्तेदारी में ब्रेस्ट कैंसर पाया गया हो
उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है, लेकिन जेनेटिक्स ब्रेस्ट कैंसर होने के प्रमुख फैक्टर्स में नहीं है। कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा अधिक हो जाता है। ये जीन्स जैसे BRCA1, BRCA2 और TP53 हैं। तीसरा है ब्रेस्ट कैंसर का इतिहास। अगर आपको पहले भी ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो भविष्य में भी ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा हो सकता है। चौथा है ब्रेस्ट में गांठ का होना। आपके ब्रेस्ट में कुछ सौम्य या फिर बिनाइन गांठें हो सकती हैं। जैसे मैंने बताया कि बिनाइन मतलब जो शरीर के लिए हानिकारक ना हो। तो ये गांठें जो कि मूल रूप से नॉन कैंसरस होती हैं, लेकिन भविष्य में ये गांठें ब्रेस्ट कैंसर के विकास का कारण बन सकती हैं। इन मामलों के उदाहरण एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेसिया और लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू हैं। पांचवा है एस्ट्रोजन का एक्सपोजर। अगर आप सामान्य से अधिक समय तक एस्ट्रोजन से एक्सपोज रहे हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। ऐसा होने के दो केस हो सकते हैं। पहला केस तो है जब किसी महिला के पीरियड्स सामान्य उम्र से पहले ही शुरू हो जाते हों, या फिर दूसरे केस में जब कोई महिला मेनोपॉज पीरियड या रजोनिवृत्ति देर से शुरू होती है। छठा है मोटापा। जो औरतें मेनोपॉज और रजोनिवृत्ति के बाद मोटापे का शिकार हो जाती हैं उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा अधिक पाया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज के बाद मोटापे के शिकार हुई महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्तर उच्च हो जाता है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर होने का कारण बन सकता है। सातवां है शराब या अल्कोहल का सेवन। शराब का सेवन करने से ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। आठवां है HRT। HRT का मतलब है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की वजह से ब्रेस्ट कैंसर के विकास होने की संभावना बढ़ जाती है। मुख्य रूप से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दो प्रकार की होती है, पहली कंबाइंड और दूसरी एस्ट्रोजन केवल। कंबाइंड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से ब्रेस्ट कैंसर होने का जोखिम ज़्यादा होता है। और नाइन्थ है कॉस्मेटिक इम्प्लांट्स। एक नवीनतम अध्ययन में पाया गया है कि जिन औरतों ने कॉस्मेटिक ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवाया था उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा ज़्यादा था। अब बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोस कैसे करते हैं। तो इसमें पहला है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में फिजिशियन मरीज के स्तनों की जांच करता है, विशेष रूप से गांठें और अन्य संभावित एबनॉर्मलिटीज़ जैसे कि इन्वर्टेड निपल्स, निपल डिस्चार्ज या ब्रेस्ट के आकार में परिवर्तन। रोगी को उसकी बाहों को विभिन्न पोजीशंस पर रखने के लिए बोला जा सकता है, जैसे कि बाहों को सर के ऊपर और साइड में, और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया जा सकता है। दूसरा है मेमोग्राम। मेमोग्राम एक तरह का एक्सरे होता है। आमतौर पर मेमोग्राम को ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में डॉक्टर को कुछ भी असामान्य मिलता है, कुछ भी एबनॉर्मलिटी फील होती है, तो डॉक्टर एक डायग्नोस्टिक मेमोग्राम के लिए बोल सकते हैं। तीसरा है 2D और 3D मेमोग्राम। आजकल 2D और 3D मेमोग्राम का प्रयोग साथ में किया जाता है। दोनों मेमोग्राम का प्रयोग साथ में करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। चौथा है ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से ब्रेस्ट में गांठ और फ्लूइड फिल्ड सिस्ट का पता आसानी से लगाया जा सकता है। पांचवा है बायोप्सी। बायोप्सी में एनालिसिस करने के लिए गांठ से एक टिश्यू सैंपल निकाला जाता है। अगर टिश्यू कैंसरस पाया जाता है तो डॉक्टर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर किस तरीके का है। छठा है ब्रेस्ट MRI। MRI स्कैन से डॉक्टर कैंसर की गंभीरता का पता लगाते हैं। और अब बात करते हैं कुछ उपचार और साइड इफ़ेक्ट्स के। ब्रेस्ट कैंसर के लिए कुछ उपचार उपलब्ध हैं, जैसे कि सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या रेडियोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, बायोलॉजिकल थेरेपी या टारगेटेड ड्रग्स थेरेपी। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्जरी की। सर्जरी में ट्यूमर और उसके चारों ओर के कुछ स्वस्थ टिश्यूज़ को निकाल दिया जाता है। ब्रेस्ट के छोटी सर्जरी के मामले में ब्रेस्ट के कुछ भाग जैसे कि लोब्यूल्स, डक्ट्स, फैटी टिश्यूज़, निपल, एरियोला या फिर स्किन का कुछ भाग निकाला जा सकता है। यदि कैंसर गंभीर है तो पूरे ब्रेस्ट को भी निकाला जा सकता है। और अब बात करेंगे कीमोथेरेपी की। कई केसेस में कैंसर के दोबारा होने या फिर शरीर के दूसरे अंगों में फैलने की संभावना हो जाती है। अगर यह संभावना अधिक होती है तो ऑन्कोलॉजिस्ट कीमोथेरेपी की सलाह देते हैं। इसको सहायक कीमोथेरेपी कहा जाता है। अगर ट्यूमर का आकार बड़ा है तो कीमोथेरेपी को सर्जरी से पहले भी किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य ट्यूमर के साइज़ को काफ़ी हद तक कम करना होता है, जिससे ट्यूमर को निकालना बहुत आसान हो जाए। इसे नई सहायक कीमोथेरेपी भी कहा जाता है। अगर कैंसर शरीर के अन्य भागों में भी फैल गया हो तो कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ ब्रेस्ट कैंसर की वृद्धि का कारण एस्ट्रोजन हो सकते हैं। एस्ट्रोजन के
उत्पादन को कीमोथेरेपी के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बाल झड़ना, जी मिचलाना, उल्टी, भूख में कमी, थकान, मुंह में छाले तथा संक्रमण के चांसेस का बढ़ जाना। और अब बात करेंगे रेडिएशन थेरेपी के बारे में, जिसको कि रेडियोथेरेपी भी कहा जाता है। रेडियोथेरेपी में रेडिएशन की नियंत्रित मात्रा को ट्यूमर पर कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए डाला जाता है। आमतौर पर रेडियोथेरेपी का प्रयोग सर्जरी या कीमोथेरेपी के बाद ट्यूमर के चारों ओर बची कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए किया जाता है। आमतौर पर रेडियोथेरेपी सर्जरी या फिर कीमोथेरेपी के 1 महीने के बाद की जाती है। रेडियोथेरेपी में बहुत ही कम समय लगता है, एक सेशन के लिए केवल कुछ मिनट ही लगते हैं। कैंसर की कोशिकाओं की कंडीशन के अनुसार कई सेशन करने पड़ सकते हैं। रेडियोथेरेपी विभिन्न प्रकार की होती है, जो कैंसर के प्रकार पर निर्भर करती है। कभी कभी रेडियोथेरेपी की आवश्यकता नहीं होती। हार्मोन थेरेपी या फिर हार्मोन ब्लॉकिंग थेरेपी के बारे में जानते हैं। कुछ ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन के प्रति संवेदनशील होते हैं। हार्मोन थेरेपी इन प्रकार के ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रयोग की जाती है। इन प्रकार के कैंसर को अक्सर ER पॉजिटिव मतलब एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव और दूसरा है PR पॉजिटिव मतलब प्रोस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव कहा जाता है। हार्मोन थेरेपी का उद्देश्य कैंसर को दोबारा होने से बचाना है। हार्मोन ब्लॉकिंग थेरेपी का प्रयोग आमतौर पर सर्जरी के बाद किया जाता है, लेकिन कभी कभी ट्यूमर के साइज को कम करने के लिए सर्जरी से पहले भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। जब सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तब केवल हार्मोन थेरेपी द्वारा ही रोगी का इलाज संभव है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो कैंसर हार्मोन के प्रति संवेदनशील नहीं होते, उनको हार्मोन थेरेपी से ठीक नहीं किया जा सकता। अब बात करेंगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या फिर टारगेटेड ड्रग्स की। तो इसमें पहला है हर्सेप्टिन, एक प्रोटीन जिसको ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2 पॉजिटिव मतलब कि HER2 पॉजिटिव कहा जाता है, कैंसर कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देता है। हर्सेप्टिन इस प्रोटीन को अटैक करता है और ऐसा करके वो ट्यूमर के विकास को कम कर देता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि त्वचा पर चकत्ते मतलब स्किन रैशेस होना, सिर दर्द होना या फिर हार्ट डैमेज होना। दूसरा है टाइकब। कभी कभी हर्सेप्टिन कुछ रोगियों को सूट नहीं करता, उस मामले में टाइकब HER2 पॉजिटिव प्रोटीन को अटैक करके ट्यूमर के विकास को कम कर देता है। इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, स्किन रैशेस, मुंह में छाले, अत्यधिक थकान, दस्त, उल्टी या फिर मिचली होना। अब बात करेंगे एवेस्टिन की। ट्यूमर को पोषक तत्व और ऑक्सीजन ब्लड वेसल से ही मिलते हैं। अगर ट्यूमर और ब्लड वेसल्स के बीच के संपर्क को समाप्त कर दिया जाए तो ट्यूमर को पोषक तत्व और ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे और ट्यूमर का विकास नहीं होगा। एवेस्टिन ट्यूमर और ब्लड वेसल्स के बीच के संपर्क को समाप्त करता है। इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दे में क्षति, दिल की क्षति, ब्लड क्लॉट्स, सिर दर्द या मुंह में छाले। अब बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम के बारे में। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो यहाँ हम कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस पर चर्चा करेंगे जो कि ब्रेस्ट कैंसर के विकास के जोखिम को कम करने के लिए मदद कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है अल्कोहल। यह देखा गया है कि जो महिलाएं कम अल्कोहल पीती हैं या बिल्कुल भी नहीं पीती, उनको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना नियमित रूप से पीने वाली महिलाओं की तुलना में कम होती है। इसलिए अल्कोहल ना पिएं और अवॉइड करें। दूसरा है स्मोकिंग ना करें। शोधकर्ताओं ने स्मोकिंग और ब्रेस्ट कैंसर के बीच संबंध पाया है, इसलिए धूम्रपान से बचें। तीसरा है शारीरिक व्यायाम। जो महिलाएं नियमित रूप से व्यायाम करती हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना कम पाई गई है, इसलिए नियमित व्यायाम करें। आहार। स्वस्थ आहार आपको कई बीमारियों से बचाता है। मैरिन N3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए प्रभावी पाया गया है। मैरिन N3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स समुद्री जीवों से प्राप्त किया जाता है। अब बात करेंगे बॉडी वेट की। नियंत्रित वजन वाली महिलाओं को अनियंत्रित वजन वाली महिलाओं की अपेक्षा में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना कम होती है, इसलिए अपने बॉडी वेट को कंट्रोल रखें। और है ब्रेस्ट फीडिंग। यह पाया गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के विकास का जोखिम कम पाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित जानकारी को बढ़ाने के लिए कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं
और आगे आने वाली स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।